नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए शमिक मोइत्रा जी। शमिक मोइत्रा जी की आज जो बातें होने वाली है आपको गांठ बांध के रखिएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉक है। 1947 14 और 15 अगस्त को दो देश बने, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। फिर 1970s में दो देश और बन गए पाकिस्तान से, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। शमिक जी कह रहे हैं कि अब आने वाले समय में 2026 में देयर बी नो मोर वॉर्स इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारतीय महाद्वीप, एंड ब्रेकिंग ऑफ पाकिस्तान के ऊपर इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। शमिक जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। सबको नमस्कार। हाँ, थोड़ा सा लोगों को इससे शायद वो नाखुश हो। वैसे मेरा पोजीशन तो यही रहा है, पब्लिक पोजीशन भी, कि वी शुड इंटरवीन इन बांग्लादेश और उसको त्रिखंड कर देना चाहिए। उत्तर में रंगपुर राजशाही ले लेना चाहिए और चट्टग्राम ले लेना चाहिए, ठीक है। और पाकिस्तान इज लाइक ए गॉर्डियन नॉट। 1947 से इसको इस्तेमाल किया गया है भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और बाद में इट आल्सो प्रूव्ड वेरी यूजफुल जब इनको सोवियत यूनियन को डिस्टेबलाइज करना था अफगानिस्तान में। लेकिन एसेंशियली इट इज वो जो है उनका एक स्ट्रेटेजिक हेज है, एक वेस्ट का, यूएस का पर्टिकुलरली। जो ब्रिटिश लोग चले गए तो ब्रिट्स वेर हेविली इंडेटेड टू द यूएस, तो उनको कर्ज भी दिया गया और उनको ये भी कहा गया कि अब ये जो एम्पायर है आपका ये तो रहेगा नहीं, और हम लोगों ने बाकी कॉलोनीज को प्रॉमिस कर दिया कि इंडिपेंडेंस देना है, तो अब आप क्या करेंगे। तो डिफरेंट जगह पे इन्होंने ना तोड़ के अलग अलग देश बना दिए जो नेचुरल देश नहीं है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, इराक नेचुरल बॉर्डर्स नहीं है उसके। वहां पे कुर्दिस्तान बोल के एक जगह है जिसका जो क्षेत्र है वो इराक में भी आता है, तुर्की में भी आता है, ईरान में भी आता है, सीरिया में भी आता है। तो वो कुर्दिस्तान होना चाहिए था ना। उनका जो महान योद्धा था सलाहदीन, जिसने क्रूसेड्स को हराया और खत्म किया उसको, तो वो कुर्द था, ठीक है। और उसी का वो एरिया था, मोस्ट रीसेंट मेमोरी। उसके बाद तो ये तुर्की का सल्तनत आ गया, जिसको हम कुस्तुनतुनिया कहते हैं हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, और जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल या इस्तांबुल कहा जाता है आजकल। तो वो लोग आ गए, लेकिन ये नेचुरल बाउंड्रीज नहीं थे, ये इनको सेटअप किया गया 1919 के आसपास। अजीब अजीब देश बना दिए गए, जैसे लेबानन, ऐसा कोई देश था ही नहीं पहले। फिर ये पैलेस्टाइन, पैलेटिनेट बोल के एक जगह क्रिएट किया गया। देन यू हैड ट्रांस जॉर्डन, फिर अरेबिया क्रिएट किया गया। तो ये सारे देश बने। अब इसका फल ये है कि आज तक देखिए वो पूरा क्षेत्र जो है डिस्टेबलाइज्ड है। और अगर हम पूर्व की दिशा में आते हैं, भारतवर्ष का जब विभाजन हुआ तो विभाजन कुछ ऐसे तरीके से किया गया कि पॉपुलेशन एक्सचेंज तो हुआ नहीं पूरी तरह से, ठीक है, क्योंकि ये रिलीजियस ग्राउंड पे किया गया था विभाजन। लेकिन भारत जो है, जिसको आज आज हम भारत कहते हैं, उसमें अभी भी मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, बाकी धर्म के लोग भी रहते हैं। तो ये धार्मिक बेसिस पे नहीं था, जो ये राष्ट्र कभी था ही नहीं इससे पहले। ये एक सिविलाइजेशनल स्टेट है जो धार्मिक बेसिस पे नहीं क्रिएट किया गया था। अब मैं इतना भूमिका क्यों बांध रहा हूं, वो इसलिए कि हमें पर्पस समझना चाहिए कि ये पाकिस्तान का जो एग्जिस्टेंस है, इसका जो अस्तित्व है, वो किस लिए है। और मैं बांग्लादेश को भी उसी में ले रहा हूं कि बांग्लादेश को मैं अलग नहीं देखता हूं, ठीक है। पहले तो मुझे इस बात से अब मुझे लगता है इन रेट्रोस्पेक्ट 2020 हाइंडसाइट कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को हमें अलग करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि करके हमें एक तो कुछ फायदा हुआ है नहीं, कोई हमें बता दे कि क्या फायदा हुआ है, ठीक है। और दूसरा, हमने एक के जगह दो सेंटर्स क्रिएट कर दिए जहां पे रेडिकलाइज हो सके, पॉपुलेशन को रेडिकलाइज किया जा सके, राइट। और अलग अलग तरीके से, अगर एक गिर गया तो दूसरा फिर भी बचा रहेगा, सेपरेट राष्ट्र की तरह से, ठीक है। इससे अच्छा होता कि अगर हमको तोड़ना ही था तो खंड खंड में इसको तोड़ देते और पूरी तरह से इसको दबा देते, पर वो अब तो हो नहीं सकता। वो 71 में एक मौका था, वो हमने खो दिया, ठीक है। अच्छा, अब जो स्थिति है, अब हमें देखना है कि पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान पे पहले बात करते हैं, फिर बांग्लादेश पे आते हैं। पाकिस्तान का जो अस्तित्व है इस वक्त, वो अमरीकियों के लिए, जो उनका जो डीप स्टेट है, गहरा राज्य, उसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है।
देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि ईरान को कब्जे में करना है इसलिए पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है। अब ईरान को कब्जे करने के लिए पाकिस्तान की कोई आवश्यकता नहीं है। व्हेन यू हैव कैरियर बैटल फ्लीट्स एंड यू गॉट डिएगो गार्सिया एंड एसेंशियली इज़राइली लोग, वही यहूदी लोग जो हैं वही आक्रमण कर रहे हैं, तो आपको पाकिस्तान की क्या आवश्यकता है? तो हम वैसे भी कर सकते हो, ठीक है? और जो अंदर से ये जो खोखला किया जा रहा है ईरान को, वो भी तो मतलब गुप्तचर विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इज़राइली मोसाद और अमेरिकन सीआईए, इनके बहुत एसेट्स हैं उसके अंदर। तो ये जो सारा अभी इंटरनल अनरेस्ट चल रहा है उसी वजह से चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके लिए नहीं चाहिए। अब फिर क्या बचता है? बचता ये है कि भारतवर्ष को यूज करना चाहते थे ये चाइना के अगेंस्ट चेक रखने के लिए। लेकिन भारतवर्ष कभी भी पूरी तरह से किसी के साथ अलाइन तो हुआ नहीं है, क्योंकि हमारा एक अपना एक स्वाभिमान है, एक जिसको कहते हैं एक सांस्कृतिक राष्ट्र के तौर पे हम समझते हैं कि हम किसी के साथ और किसी के लिए हम कार्य नहीं कर सकते, हम वही करेंगे जो हमारे लिए उचित होगा। हाँ, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, एग्जीक्यूशन है, उसमें कई खामियां रह जाती हैं, कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन उद्देश्य यही है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। ऑल्दो अलाइनमेंट्स चेंज होते रहते हैं, वो अपने क्या बोलते हैं पॉलिटिकल जरूरतों के लिए कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे कांग्रेसी लोग करते हैं, करते आए हैं पहले भी। लेकिन अगर हम अमूमन देखें, पूरी तरह से देखें, एग्रीगेट में देखें, तो हमारा यही रहा है कि हम लोग अलाइन नहीं करेंगे, किसी के साथ अलाइन नहीं करेंगे, हम लोग इंडिपेंडेंट रहेंगे। एक एक गहरा सस्पिशन है अगेंस्ट अदर लार्ज कंट्रीज कि हम वो नहीं कर सकते। हम दोस्ती की बातें करते हैं, वी आर एन इमोशनल रेस, लेकिन हम एलाई कभी एक्चुअली हुए नहीं किसी के साथ। जो गहरा गेम हम लोगों ने खेला वो ये था कि सोवियत यूनियन और चाइना इकट्ठा ना हो जाए, क्योंकि फिर हमारे लिए वो मुश्किल है, और चाइना जो है वो हमारे अंदर ना आए, ठीक है? जितना भी हो सके उनको बॉर्डर पे ही हम वहीं पर उनको रोक के रखें। हमारा एग्रेसिव स्टांस कभी रहा नहीं है। अच्छा, अब एग्रेसिव स्टांस चूंकि रहा नहीं है, इसलिए कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि जो क्षेत्र वर्गफल हमारे स्वायत्व में था, जो हम खो चुके हैं, जैसे कश्मीर जो है उसका पूरा भाग तो हमें मिला नहीं। गिलगिट बाल्टिस्तान आज तक पाकिस्तान के पास है, साक्शकाम वैली अभी तक चाइना के पास में है, ठीक है? लेकिन हमने कभी कोशिश भी नहीं करी कि उसको वापस खींच के अपने पास ले आए। अब देखिए, हम लोग ट्रेड की बात करते हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करते हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ईरान से कर रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि भारतवर्ष के थ्रू डायरेक्टली गिलगिट बाल्टिस्तान होके वो जो छोटा सा वखान कॉरिडोर है अफगानिस्तान में, उसको क्रॉस करते हुए ताजिकिस्तान होते हुए उत्तर की दिशा में चले जाए। तो ईरान की कोई आवश्यकता हमें थी नहीं, पर ये सब करना पड़ रहा है। तो ये सारे जो हैं, हमने एक के बाद एक सीरीज ऑफ मिस्टेक्स, गलतियां करी हैं, ठीक है? अब मैं आता हूं, मैं ये क्यों सोचता हूं, ये सारा हो गया भूमिका। अब मैं क्यों सोचता हूं कि युद्ध नहीं होगा। मैं वॉर मॉन्गर तो हूं नहीं, ऐसा नहीं कि मैं युद्ध चाहता हूं, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि पाकिस्तान जो राष्ट्र है वो टूट जाए, ठीक है? और मेरे ख्याल से अब ये एक कंक्लूजन, ये नतीजा, जितने भी थिंक टैंक के लोग हैं या फिर जो प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस सरकार के अंदर शायद हो रहे हैं, उसमें यही अटकलें लगाए जा रहे हैं और प्लान्स भी बन चुके हैं कि उसको कैसे तोड़ा जाए। अब तोड़ने के लिए क्या हमें युद्ध करना आवश्यक है? एक पॉलिसी हमने निकाली पिछले साल कि अगर कोई भी टेरर अटैक करता है भारतवर्ष पे, तो उसको एक्ट ऑफ वॉर, एक युद्ध का तरीका माना जाएगा, और उसके बाद हम उसी हिसाब से जवाब देंगे, उसी हिसाब से उसका उत्तर दिया जाएगा, और हम लोग कुछ भी करेंगे, चाहे वो मिसाइल से अटैक हो, एयरफोर्स से बॉम्बिंग हो, या इन्वेजन हो, कुछ भी हो, हम कर सकते हैं, ठीक है? तो हमने अपने आप को ही एक छूट दे रखी है डिक्लेयर्ड पॉलिसी में, और सबको ये सोचना चाहिए कि वो पॉलिसी बाय द वे किसी ने अपोज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये लोग भी तो वही करते हैं। अपोज करने वाले होंगे भी कौन? एक चाइना अपोज कर सकता है, या फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज वो अपोज कर सकते हैं, और वेस्टर्न देश खुद यही करते हैं, तो वो अपोज तो करेंगे नहीं। और चाइना इस वक्त जिस सिचुएशन में है, मुझे नहीं लगता है वो आड़े आएगा भारतवर्ष के। उन्होंने अभी पाकिस्तान में $60 बिलियन खोया है। वेनेजुएला में ये जो नया ये तब्दीली आई है, इसके कारण उन्होंने $60 बिलियन और खोया है। म्यांमार में उनका एक पाइपलाइन कम रोड कम रेलवे प्रोजेक्ट था, जो उनके सितवे पोर्ट में जाता है। हमारे पास कालाधान है, उनके पास सितवे है। उसमें उन्होंने और 60 बिलियन इन्वेस्ट करके रखा है, जो स्थिति जो है क्वेश्चन मार्क है।
तो इस वक्त वो क्या करेंगे, फिर इंडिया को फिर से इतने हद तक गुस्सा दिलाएंगे, नॉट लिटिल एक्ट्स ऑफ डिस्टेबिलाईजेशन उंगली जो हर बड़ा राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को करता है, बट एक मेजर कुछ कर देंगे, हाँ, जिससे कि भारतवर्ष में अफरा तफरी हो जाए। वो ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे तो उनके पास एकमात्र जो स्टेबल देश है पूरे सब कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट में मान रहा हूं म्यांमार से लेके अफगानिस्तान मेरे लिए सब कॉन्टिनेंट है, ज्योग्राफिकली भी वही बनता है, ठीक है। तो स्टेबल देश इंडिया है, तो इंडिया को यूज करेंगे ना। इट इज बेटर फॉर देम टू कंसिडर कि किसी कभी जाके भारतवर्ष के थ्रू ही एक एक रास्ता तैयार किया जाए गल्फ इंडियन ओशन वगैरह पहुंचने के लिए, ठीक है। उनके लिए ये सर्वाइवल का मैटर है, ये नहीं कि हम थोड़ा बहुत ट्रेड करते हैं तो आ जाए, नहीं, ये सर्वाइवल का मैटर है। क्योंकि सिर्फ तेल नहीं, जो व्यापार का सारा रूट है ना वो भी इंडियन ओशन से जाता है, और इनको पूरा घूम के साउथ चाइना सी और फिर मलक्का स्ट्रेट वगैरह वगैरह से होके आना पड़ता है। तो अगर ये डायरेक्ट रूट मिल गया तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, कॉस्ट्स भी कम होंगे ट्रांसपोर्टेशन के, प्लस इट विल बी फास्टर, टाइम टू मार्केट एटसेट्रा, ऑल ऑफ दोज थिंग्स विल रिड्यूस। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनको एक और ऑल्टरनेटिव रूट तो मिल ही जाता है, अगर ये बंद हुआ और फिर से वो लंबा वाला रास्ता लेना हो तो ले सकते हैं, लेकिन 2-3 ऑल्टरनेटिव होना हर देश के लिए अच्छा रहता है ट्रेड के जो रूट्स है। तो चाइना भी कुछ आड़े आने वाला नहीं है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अमेरिका का पॉलिसी रहा है एकदम, ये मनरो डॉक्ट्रिन की बात करते हैं लोग, लेकिन उसको फॉर्मलाइज किया गया थ्रू सर्टेन थ्योरीज, लाइक एक मैकिंडर साहब थे, उनका एक थ्योरी था कि हार्टलैंड है रशिया एंड द रशियन स्टेट्स, उसके इर्द गिर्द जो है उसको हार्टलैंड या कोरलैंड बोलते हैं, उसके इर्द गिर्द को हम, वो जो मार्जिनल एरिया है वो रिमलैंड है। तो रिमलैंड को हमेशा अस्त व्यस्त रखो, उससे क्या है हार्टलैंड कभी उठ नहीं पाएगा। ये थ्योरी क्यों है, उससे मैं इंडिया पे आता हूं। वो थ्योरी इसलिए है क्योंकि दुनिया का 35% जो रिसोर्सेस है ना, खनिज हो, लैंड हो, संपदा हो, प्राकृतिक संपदा हो, जो भी हो, सब रशिया में है 35%। क्योंकि इतना बड़ा वो खुद एक अपने आप में एक महादेश है ना, तो उसको अगर उठने दिया जाए वो रिसोर्सेस यूज करके, तो वो तो सबसे पावरफुल राष्ट्र बन जाएगा। फिर यूएस की क्या बिसात और यूरोप की क्या बिसात। अगर आप ज्योग्राफिकली देखें ना, ये जो यूरोप को हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं वो कॉन्टिनेंट है नहीं, वो एक पेनिनसुला है विच इज जटिंग आउट ऑफ द रशियन लैंड मास। इफ यू लुक एट इट वेरी केयरफुली, दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है। तो ये लोग जो है वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये जिसको कोरलैंड या हार्टलैंड ये बोलते हैं वो उठे। तो अब रिमलैंड में आग लगाना है, तो रिमलैंड क्या है, रिमलैंड में क्या क्या आता है, रिमलैंड में यूरोप आ जाता है, जिसको ये लोग मिडिल ईस्ट कहते हैं, हम लोग वेस्ट एशिया कहते हैं, यानी गल्फ स्टेट्स वगैरह, इसराइल तक ये आ जाता है। भारतवर्ष का ये उपमहाद्वेश देश जो है ये आ जाता है, यानी सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, और फिर जापानीज आइलैंड्स, ये हो गया रिमलैंड, ठीक है। अच्छा, इसको, इस पूरी चीज को ये लोग वर्ल्ड आइलैंड कहते हैं और अमेरिका इसको अलग रखते हैं। अब आते हैं भारतवर्ष पे। भारतवर्ष इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप भारतवर्ष का अवस्थान देखें, ये एक्चुअली दुनिया में सबसे स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि जो ट्रेड होता है, आप देखिए भारतवर्ष दुनिया का सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल एरेबल लैंड उसके पास है। हम लोग बात नहीं करते, अलग पॉडकास्ट करेंगे हम इस पे, हमारे पास कितनी संपदा है मैं उसका आकलन करके आप लोगों को दूंगा, आप लोग अचरज में आ जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि उसका जो कोस्ट लाइन है वो ऐसे एक स्थान पे एकदम मध्य में है इंडियन ओशन के, और इंडियन ओशन जो है वही है पूरे जो अंतरराष्ट्रीय जितना ट्रेड आयात निर्यात होता है इसी से जाता है। अच्छा, लोगों को ये पता नहीं है कि ओशन जो है ना वो ऐसा नहीं है कि सपाट समुद्र है उसके नीचे सपाट जमीन है, उसके नीचे ना आइलैंड्स हैं। आइलैंड्स ना पहाड़ी होते हैं, तो बहुत सारे रिफ्ट्स हैं, पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं, ठीक है। तो हर जगह से जहाज जा नहीं सकते, कहीं पे शैलो है, कहीं पे गहरा है। सो देयर आर सर्टेन नेचुरल पाथ्स जिसको फॉलो करके जा सकते हैं। अब देखिए प्रकृति का खेल, भारतवर्ष वो जगह है जहां के आसपास से आपको गुजरना ही पड़ेगा अगर आप जहाज के माध्यम से कोई भी व्यापार करते हो तो, क्योंकि वो ट्रेड रूट है ही ऐसा। वो जो उसका जो कॉन्टूर है ना, जियोलॉजिकल कॉन्टूरिंग ऑफ द ओशन फ्लोर इज सच दैट यू हैव टू गो अराउंड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो ये हो गया आपका एक्सट्रीमली स्ट्रेटेजिक पोजीशन फॉर द एंटायर ग्लोब, ठीक है।
साउथ अमेरिका में कितना भी पदार्थ हो, अफ्रीका में कितना भी हो, लेकिन कंजम्पशन सेंटर्स कहाँ हैं? दीज आर नॉट वेरी पॉपुलस प्लेसेस. कंजम्पशन सेंटर्स आर इन एशिया, दे आर इन यूरोप एंड दे आर इन नॉर्थ अमेरिका. तो अगर कंजम्पशन सेंटर्स यहाँ पे हैं तो ट्रेड भी यहीं पे होगा ना. ये है स्थिति. अच्छा, अब आते हैं कि भारतवर्ष का पाकिस्तान के साथ युद्ध क्यों नहीं होगा इस साल. नहीं होगा नहीं कह रहा हूं, इस साल नहीं होगा कह रहा हूं. वो इसलिए कि ये जो साल है ये है चेंज ओवर ईयर. कुछ लोग कहते हैं कि 2030 तक शायद हमारा क्या बोलते हैं एक एक महायुद्ध होगा 2030 या 31 में. पता नहीं, मुझे नहीं पता. मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा हूं. मैं इतना ही सोच रहा हूं कि पाकिस्तान के साथ अगर हम एक घमासान खुले युद्ध पे अगर आ गए तो देखिए, युद्ध एक कोई चीप एंटरप्राइज तो है नहीं. भारतवर्ष का कम से कम खर्चा उसमें 200-250 बिलियन डॉलर तक जाएगा. ये मेरे से लिख के लीजिए, बिकॉज आई हैव बीन एस्टिमेटिंग अगर इंटेंस बैटल हो पाकिस्तान को खत्म करने के लिए हमें 15 से 20 दिन लगेगा. और उसकी प्लानिंग है. हमारे पास शस्त्र भी हैं, असला भी है, सब कुछ है. लेकिन वो आप जो खपत करोगे और जो रिजल्टेंट डैमेज होगा दोनों देश में होगा, बाय द वे, एंड इट कैन गो न्यूक्लियर. उससे क्या है कि आपका वो यही 200 से 250 बिलियन डॉलर का खर्चा आएगा. दैट इज नॉट समथिंग द इंडियन इकोनॉमी कैन अफोर्ड राइट नाउ. उससे सस्ते बहुत सारे मार्ग हैं, उसको हम अपनाएंगे और मैं वो मार्ग बता दूंगा 3-4 की क्या हो सकता है. ठीक है. अच्छा, दूसरा, क्यों नहीं होगा? युद्ध की आवश्यकता ही क्या है? हमें सबको लगता है, और हम लोग ये ट्रम्प साहब जो अपना सबको अस्त व्यस्त करते रहते हैं, अपना रोज एक नया ट्वीट या ट्रूथ सोशल में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं. लोगों को लगता है बड़ा ऊट पटांग है, लेकिन ये बहुत सोच समझ के किया जा रहा है जो भी कर रहे हैं. ये लोग डॉलर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं. ये लोग रीसेट कर रहे हैं ताकि इकोनॉमिक कंट्रोल विश्व का इनके हाथ से ना निकले. ये लोग एआई के थ्रू एक नया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, जिसको चाइना और अमेरिका, अभी इनका परस्पर द्वंद्व चल रहा है कि कौन कंट्रोल करेगा उसको. ही हु कंट्रोल्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कंट्रोल्स द वर्ल्ड. तो ये एआई बेस्ड रेवोल्यूशन आ रहा है. अब उसमें काफी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, पर वो तो अभी तकनीक जो है वो डेवलप हो रहा है, इसलिए प्रॉब्लम्स हैं, पर आ रहा है. तो यूएस उसको डोमिनेट करना चाहता है. इसके लिए रिसोर्सेस किसके पास है? अब चाइना ने बहुत क्लेवरली रेयर अर्थ का जो उत्पादन है वो सब अपने पास रख लिया है. ठीक है. चाहे वो साउथ अमेरिका में जो एक ट्रायंगल बनता है ना, पेरू, बोलिविया, गोइंग अप टू वेनेजुएला एंड अर्जेंटीना, एक ट्रायंगल जैसा एक लैंड मास है जहां पे सारा ये रेयर अर्थ मिलता है उधर. ठीक है. फिर इंडिया में है. इंडिया हैज ह्यूज अमाउंट ऑफ रेयर अर्थ, बाय द वे. 6% इज डिक्लेयर्ड, but what we have not declared is what is there in Kashmir and Ladakh, which is why, by the way, it's not just strategic, it's also extremely important from the resource perspective. वहां पे है जो अभी हमने खोद के निकाला नहीं है. और उसके बाद आपका एक और ट्रायंगल आता है, ये बर्मा थाईलैंड के यहाँ पे. ये भी एक घाटी है रेयर अर्थ का. और एक चौथा है ऑस्ट्रेलिया. तो ऑस्ट्रेलिया तो उनके पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अफ्रीका में जो ऑलरेडी चल रहा है वो तो चल ही रहा है. दीज आर द न्यू एरियाज विच नीड टू बी एक्सप्लॉइटेड. ठीक है. तो इंडिया को अगर डिस्टेबलाइज कर दिया तो उससे क्या फायदा होगा? इंडिया क्या मतलब खंड खंड में बिखर गया तो अच्छा होगा क्या? या इंडिया एक स्टेबल देश रहे, उसके साथ ट्रेड करके उसको निकाला जाए? हम तो बेचने को रेडी हैं. जो हमें चाहिए हम रखेंगे, बाकी हम बेचेंगे. तो एक वो हो गया. दूसरा, देखिए, एक आईमेक बोल के कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसपे हम एक अलग पॉडकास्ट भी करेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट एक, हाँ, बहुत स्ट्रेटेजिक है. डायरेक्ट चाबहार से भी इंपॉर्टेंट है वो. एग्जैक्टली. जो वो अभी चाबहार से भी इंपॉर्टेंट है. और उसमें देखिए, मोर इम्पोर्टेंटली, हाँ बोलिए. नो प्लीज कंटिन्यू, आई विल ऐड. हाँ, उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आईमेक का रूट है ना, इसमें सऊदी अरेबिया, इजराइल, यूएई और भी जो इंपॉर्टेंट देश है ना इस क्षेत्र के, वो सब इसमें स्टेक्ड इन है, और यूरोप स्टेक्ड इन है. तो अमेरिका इसको छेड़ेगा नहीं. एनीवे, इट्स गुड फॉर अमेरिका एज वेल लॉन्ग टर्म. सो अगर हमें आईमेक को बनाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ईरान को शांत करना पड़ेगा. अच्छा, ईरान शांत हो गया तो हमारा चाबहार भी बहुत एक स्टेबल रूट बन जाता है. ठीक है. तो ईरान शांत होगा नहीं. ईरान पे आप देख रहे हो उन्होंने आग लगा दिया है. ओके, देयर आर नंबर ऑफ रीजंस फॉर दैट. ये पॉडकास्ट ईरान के बारे में नहीं है. तो चाबहार का जो है ना वो बाद में होगा, शायद स्टेबल होगा, अभी अनस्टेबल है. आईमेक का जो रूट है वो क्लीन है. अगर ईरान शांत रहे तो
then there is no problem, क्योंकि वो हुथी, हिजबुल्ला, हमस, ये लोग उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि आईमेक का रूट ना इनके टेरिटरीज के थ्रू गुजरता है। उधर वो आईएस था सीरिया में बैठा हुआ, तो उसको तो पैसा वैसा खिला के डील वील करके शांत कर दिया, और अभी ग्रेटर इजराइल का प्लान बन रहा है, ठीक है। तो आप कुछ देश देखोगे शायद एग्जिस्ट नहीं करेंगे गोइंग फॉरवर्ड, बट दैट्स अगेन सेपरेट टॉपिक, मैप बेस्ड पॉडकास्ट। बट पॉइंट ये है कि अगर हमें ये आईमेक का ये इस पे हम स्टेक्ड इन हैं, तो यू नो अमेरिका एंड द वेस्ट इज आल्सो स्टेक्ड इनटू इट, व्हाई वुड दे वांट टू नीडल इंडिया? दे वुड रादर ट्रेड, राइट? तो जैसा मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि हमें अमेरिका के साथ कोई ट्रेड डील करने की आवश्यकता नहीं है, वैसे भी ये लोग हमारे जीसीसीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वही हमारा मेन सेलिंग पॉइंट है। दूसरा जो है रिसोर्स बेस्ड जो ट्रेडिंग होगा, या यू नो कंज्यूमर गुड्स बेस्ड ट्रेडिंग होगा, वो आईमेक के थ्रू जाएगा, प्लस डेटा बेस्ड जो लिंकेज होगा ना, ये डेटा का रूट भी बन रहा है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आईमेक, इट विल बी द डेटा कॉन्वेट। Right now, we are dependent on certain cables running through the Pacific and others which are running all the way through via Suez, and हाँ, वो अंडरसी केबल अटलांटिक के थ्रू ये सब होता है, पर ये नया रूट बनेगा, so it will be a massive data conduit. अच्छा, data is the new oil, data is the new oil. तो अब हम क्या करेंगे? हम पाकिस्तान के साथ युद्ध करेंगे या अमेरिका को जो करना है करने देंगे? पाकिस्तान को मरोड़ने के लिए हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है क्या? पहले तो ये सोचा जाए। अच्छा, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि पाकिस्तान को तोड़ना है, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? क्या पाकिस्तान को इन्वेड करना है? इन्वेड करके आप 250 मिलियन लोगों को कन्विंस करोगे कि नहीं, इंडिया बहुत अच्छा देश है? कहां से करोगे? वो तो बचपन से पढ़ते आए बाप दादा के जमाने से कि इंडिया हमारा शत्रु है, ये बनियों का देश है, और ये लोग हमारे अगेंस्ट है, इनका धर्म ये विधर्मी है, काफिर है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप इसको नहीं कर पाओगे कुछ, उससे बेहतर ये होगा कि उसको तोड़ा जाए। तोड़ने का तरीका क्या है? नंबर 1, यू हैव टू डिफैंग इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल, नंबर 1। नंबर 2, आपको उसका जो मिलिट्री कैपेसिटी उसको खत्म करना है, ठीक है। एंड नंबर 3, देन अलाउ उसके अंदर जो ऑलरेडी फॉल्ट लाइंस क्रिएटेड है खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, उसको शह दो, राइट? दिस इज नॉट गोइंग टू बी कॉस्टली। सो लेट्स से वी बम्बार्ड पाकिस्तान, it will cost us what, $5-6 billion tops. पिछली बार ऑप सिंदूर में मैंने एक एस्टिमेट किया था, आई थिंक वी स्पेंट अराउंड $4 billion at most, not more than that. इस बार अगर हम एक और कुछ करें या करना पड़े और हमें एक्सक्यूज दे दें, जो ये लोग देते रहते हैं, अभी दिल्ली में ब्लास्ट करा के एक्सक्यूज दिया था पर हमने कुछ किया नहीं, शायद वो इट वाज नॉट बिग इनफ, व्हाटएवर इट इज, और मे बी हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहते थे, जो भी हो कारण, हमने किया नहीं। पर ऐसे एक्सक्यूज आपको मिलते रहेंगे। अगर एक देश टेररिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे इतना एक्टिविटीज कर रहा है, वो करेगा, इट्स बाउंड टू डू इट, कभी सूनर और लेटर इज गोइंग टू डू इट। इसी साल फिर से होगा, आप लिख लीजिए, और जब होगा तब हम ये कर सकते हैं। पर हमें ये नहीं सोचना है कि हमें पाकिस्तान को इन्वेड करना है, तबाह करना है, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। यू डिस्ट्रॉय देयर मिलिट्री, पाकिस्तान अपने आप बिखर जाएगा, and you'll get probably 3 more rational states, Balochistan, Sindh and Punjab, और ऊपर खैबर पख्तूनख्वा जो, वो तो अफगानिस्तान में चला जाएगा, वो अलग देश नहीं होगा, वो अफगानिस्तान में, which is its natural home। तो इतना ही करना है ना आपने, तो हमें ये सब करने की क्या जरूरत है? युद्ध करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, तो युद्ध तो होगा नहीं। अगर इन्होंने कुछ किया फिर से वही चीज होगा, और इस बार हम रुकेंगे नहीं। वी विल मेक श्योर दैट देयर एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर for waging war is destroyed, right? उसके बाद leave them to their own devices, और जो दूसरी ताकतें उनके देश के अंदर ही हैं जो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, उनको शह दो, supply them massively with weapons, why not? What's a big deal? और ये लोग उसको रोक नहीं पाएंगे। once the infrastructure is destroyed, आप मान लीजिए कराची हार्बर खत्म हो गया, कैसे रेजिस्ट करेंगे? हम कहीं पे भी लैंड करके उनको अस्त्र वस्त्र दे सकते हैं, हमें जाने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, गिलगिट बाल्टिस्तान का एक इशू है, पर अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर उनका डिस्ट्रॉय कर दिया, दे विल नॉट बी एबल टू रेजिस्ट, विल सिंपली वॉक इन एंड टेक इट। तो एक तो हो गया ये, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि युद्ध जैसा कुछ होने वाला है। अगर आपको सेटिस्फैक्शन चाहिए, मल्टी कलर्ड एक्सप्लोशन देखना है टीवी पे, जैसा अमेरिका ने वेनेजुएला में किया, उसका ये बड़ा वर्जन हम पाकिस्तान में कर सकते हैं। You decapitate Asim Munir, you decapitate some of their leaders, let them give us an excuse. The next excuse will be the last excuse. पर इसमें यही एक चीज है कि इनका जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, we will have to create an understanding with the Israelis
एंड द अमेरिकन्स एज वेल एज द चाइनीज, इनका न्यूक्लियर आर्सेनल इसको खत्म करना है. एज लॉन्ग एज वी हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, द रेस्ट इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग. अब ये जो चीज है ना, ये हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा. आप कुछ भी ब्रावाडो करो, ठीक है, उनके पास वैसे एडवांस प्लेन्स नहीं है, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स नहीं है, उनके आईसीबीएम्स ऐसे उड़ के अपने ही देश में गिर जाते हैं, जो भी है, पर फिर भी कैपेसिटी तो है ना. व्हाट स्टॉप्स देम फ्रॉम एक सड़े से ट्रॉलर में बॉम्ब डाल के बॉम्बे में आके उसको फोड़ दे? कौन रोकेगा? कर सकते हैं ना वो ये सब चीज. तो हमें इसमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए. और जो मैं कह रहा हूं कि वो बेटर है, और मेरे ख्याल से जितना मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा हूं, मुझे नहीं लगता है कि भारतवर्ष, चाहे वो ब्रिक्स का मेंबर हो, चाहे क्वाड का मेंबर हो, चाहे एससीओ का मेंबर हो, जितने सारे मेंबरशिप्स ले रखे हैं भारतवर्ष ने, इट्स नॉट रियली गोइंग अगेंस्ट अमेरिका. जैसा मैंने कहा, ये ऊपर ऊपर हम लोग दिखा रहे हैं कि ये ऐसा है, बट रियलिटी में वो ऐसा है. क्या कोरियन आजकल चला है ना, हार्ट, तो रियलिटी में ऐसा है. ठीक है, तभी तो कोई भी नेता डायरेक्टली कभी भी एक गलत बात नहीं करते हैं एक दूसरे के बारे में. ना मोदी साहब, ना ट्रम्प साहब, नहीं करते. ठीक है, तो हमें ना अपने देश के हित के बारे में सोचना, उसके इंटरेस्ट के बारे में सोचना. उस संदर्भ में अगर देखें तो युद्ध की आवश्यकता ही नहीं है. हम लोगों को जो चाहिए वैसे ही मिल रहा है, और अगर तोड़ना है हम तोड़ सकते हैं. अब आते हैं बांग्लादेश, विच इज द लास्ट बिट. इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सब कॉन्टिनेंट में वॉर नहीं होगा. बांग्लादेश, अब बांग्लादेश में देखिए, मैं काफी कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं, मैंने 2-3 पॉडकास्ट आपके साथ भी किए हैं इस पे, बांग्लादेश के टॉपिक पे. इट इज वेरी क्लियर दैट बीएनपी इज कमिंग टू पावर. It is also clear ISI will continue to have a huge hold on Bangladesh. It is also clear कि BNP जो है उसके पीछे वेस्टर्न गवर्नमेंट्स का हाथ है. अब देखिए दूसरे कौन लोग हैं जो बांग्लादेश में इंटरेस्टेड हैं? चाइना, रशिया, इंडिया. इसमें इंडिया का जो एसेट्स है ना, लोकल एसेट्स एंड कनेक्शंस, नेटवर्क्स, सबसे स्ट्रांग है. लेकिन चाइना हैज ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑन द बीएनपी एज वेल. जो ओल्ड गार्ड है ना बीएनपी का, वो चाइना अलाइंड है, इट वाज नॉट यूएस अलाइंड. बट दिस तारिक रहमान पर्सन हु हैज जस्ट कम, Khalida Zia's son, he is more Western oriented because he's been there for 17 years. He's been indoctrinated by the British intelligence services and British government. I'm sure there have been parlays, etc. And therefore, you can consider ये अमेरिका का ही एक extension आने वाला है यहाँ पे. तो क्या होगा? युद्ध करने की आवश्यकता है. अगर ये आ गया तो मुझे तो नहीं लगता है कि इट विल जस्ट गो बैक टू द यूजुअल लो लेवल वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज जो अभी हो रहा है ना, क्योंकि अभी कंट्रोल नहीं है. अभी ना एकदम कंप्लीट अराजकता है. तो अभी अराजकता की स्थिति में क्या होता है कि जो एक्सट्रीम एलिमेंट्स होते हैं सोसाइटी में, यानी कि ये जमात विच इज बेसिकली रजाकर्स, ये लोग मतलब एकदम त्राहीमाम मचाया हुआ है इन्होंने. ठीक है, जैसे ही थोड़ा सा डिसिप्लिन आएगा, द पुलिस कम्स बैक ऑन द स्ट्रीट्स, द आर्मी गोज बैक टू द बैरक्स. आप देखेंगे धीरे धीरे वो बैक टू द सिचुएशन होगा जहां इक्का दुक्का रेप हो रहा है, कुछ लोग मर रहे हैं. आप कहें शमिक कैसा हैवान है कि उससे भी उसको ही एक्सेप्ट. आई एम नॉट एक्सेप्टिंग, आई एम जस्ट सेइंग इट विल गो डाउन इन इंटेंसिटी. उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा. तो हम इन्वेट तो नहीं कर पाएंगे ना. तो हमें क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो फिर भी नहीं हुआ. सो आइडियल इज दो ही रास्ते हैं. या तो अभी आप घुसो एक पुलिस एक्शन करके, दो इंडिपेंडेंट और अदर ऑटोनॉमस जोन्स क्रिएट करके वहां पे माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करो. लेकिन हमने तो, आप खुद बताइए, हमने क्या एक बार भी इंटरनेशनली इस चीज को जोर से उठाया आवाज? नहीं उठाया ना. ना यूनाइटेड नेशंस में हम लोग इसको लेके गए, ना हम लोगों ने किसी से बायलैटरल डिस्कशंस में इसको कहा, ना हम लोगों ने जोर शोर से अपने मीडिया में इसको उछाला है. कहाँ उछाला है? ये सोशल मीडिया में हम लोग चीखते चिल्लाते रहते हैं, वैसे तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा है. कुछ नेतागण अपने स्टेटमेंट्स देते हैं अवश्य, जैसे पवन कल्याण साहब ने दिया, योगी जी ने दिया. हाँ, लेकिन कुछ इसमें हमने कोशिश नहीं करी टू बिल्ड अ नैरेटिव कि भाई ऐसा एक्शन होना चाहिए या होने वाला है. ये हमारे ही दिमाग में चलता रहता है. Militarily, I think it makes eminent sense to cut off Bangladesh's two chicken necks and take it over and create, I would say, a strategic backup for us. लेकिन हम लोगों ने नैरेटिव जब बिल्ड नहीं किया, इट्स टू लेट राइट नाउ. अभी आप कहां से, पहले आपको तो 1 साल नैरेटिव बिल्ड करना पड़ेगा ना. अमेरिका ने क्या किया देखिए, जो उसने किया वो इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है.
लेकिन उसने अपना देश के प्रोटेक्शन के लिए जो किया ये उसके पास पावर है, ताकत है, उसने दिखा दिया वेनेजुएला में। अब साम दाम दंड भेद उसने चला दिया। लेकिन आप एक चीज नोटिस करें, पिछले 7-8 साल से, 1 साल से भी नहीं, 7-8 साल से वो लोग एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि माडुरो करप्ट है, माडुरो चोर है। उसका एविडेंस भी दिया है, आर्टिकल्स लिखे गए हैं। ये चीज इंटरनेशनल फोरम में कई बार अमेरिकी डिप्लोमेट्स ने कहा है। हमारे डिप्लोमेट्स ने कहाँ कहा है? एक बार भी कहा है कि एक डिप्लोमेट ने that Bangladesh is it's a failed state or it's persecuting its minorities? कोई कंसर्न हम अगर उठाएंगे, और एक बार दो बार इक्का दुक्का स्टेटमेंट से नहीं होगा, आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, मीडिया में आर्टिकल्स निकालने पड़ेंगे, राइट? इफ यू गैल्वेनाइज ओपिनियन, या बोलो भाड़ में जाओ, हमें जो करना है हम करेंगे। अब भाड़ में जाओ, हमें जो करना है करेंगे, उसकी स्थिति तो मुझे नजर नहीं आती है। मुझे तो कोई ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। वी हैव स्ट्रेंथेंड आवर बॉर्डर, उसको हार्ड बॉर्डर बनाया है थोड़ा, डेफिनेटली ये काम हुआ है। वी हैव स्टार्टेड रीडिप्लॉइंग सम ऑफ आवर मोस्ट एडवांस्ड बैटल यूनिट्स अलोंग द बांग्लादेश बॉर्डर, नॉट ह्यूज अमाउंट्स बट इनफ टू execute the action if it's required, action of cutting off Chittagong and taking over Rangpur Rajshahi। लेकिन हमने कोई मतलब ठोस कदम जो है या कंसर्न एक्सप्रेस करना, ये सब कुछ नहीं किया। अभी तारिक रहमान आया तो हमारे जयशंकर साहब तो वहां चले गए उनके माताजी के उसमें शोक समारोह में, ठीक है, वहां पे जाके अच्छी अच्छी बातें करके आ गए कि हाँ वी विल सपोर्ट यू, आपका अगर सरकार बने ब्ला ब्ला। तो ये सब हुआ है। तो इस स्थिति में आप क्या करोगे? सडनली यू विल टर्न अराउंड एंड अटैक। तो मैं लोगों को एक ठंडा पानी का मैं वो दे रहा हूं कि मैं नहीं चाहता हूं, ये मेरी अपनी मेरी अपेक्षा नहीं है, ये मेरी आकांक्षा नहीं है। ये जो हो रहा है हम उसको समझें। इस वक्त भारतवर्ष को अपने ही ये जो क्वाड्रिलैटरल है ना हमारा देश, इसी के अंदर हम लोग हैं, उसी में हम लोग फोकस कर रहे हैं, और हम लोग बिल्डिंग वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेड टाइज। देखिए, एक देश के ऊपर खतरा कई दिशाओं से आता है, और ये बात कह के मैं समाप्त करूंगा। खतरा नंबर 1 तो ऑब्वियसली ये जो सब होता है, टेररिज्म या बॉर्डर पे आक्रमण ब्ला ब्ला, इंटरनल एंड एक्सटर्नल काइनेटिक सिक्योरिटी। दूसरा है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अमेरिका ने क्या किया? उन्होंने टैरिफ के थ्रू हमारे कुछ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज, जिसका रफली अबाउट $40 to $50 billion वर्थ ऑफ ट्रेड इज एट थ्रेट। तो वो obviously that has an impact on our income, that has an impact on jobs, etc. Some impact, even if it's negligible, is there, right? जैसे तिरुपुर में काफी प्रॉब्लम हो गया था when the tariffs were announced, a lot of job losses. But अभी अगर हम देखें कि ये अगर चलता रहे और if it intensifies, what happens? What happens is that you will not only have job losses, you'll have a lot of people, losing. I mean, they'll get depressed, they'll commit suicide. People will be coming back from America कि वो golden dream खत्म हो गया मेरा सुंदर सपना टूट गया, शादियां रुक जाएंगी। The impact on a nation of that, in terms of its will to progress productively, all of that has वो नेगेटिव हो जाता है। तो अभी हमें उसको भी प्रोटेक्ट करना है। तो उसको प्रोटेक्ट करने का साधन क्या है? जैसे हमने बहुत करेक्टली किया, हमने अमेरिका के साथ कोई झगड़ा नहीं किया। हमने सिर्फ बोल दिया ये हमारे रेड लाइंस हैं, आप इस तरफ नहीं आ सकते हो, बस, ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरा क्या किया हम लोगों ने? हमने रफली अबाउट 100 कंट्रीज के साथ नया ट्रेड का नाता जोड़ा है, ठीक है। एंड वी आर टेलिंग एवरीवन कि मुझे ये लगता है, हम सबको बताते हैं कि भाई हम तो बहुत ही निरीह प्राणी हैं, हम तो युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन इंडिया हैज इमर्ज्ड एज द 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वेपन्स इन द वर्ल्ड। तो इसी को करते रहेंगे ना, और कुछ वेपन्स ऐसे ही मतलब गिर जाएगा जहाज से, बालूचिस्तान के कोस्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है, कुछ चिटागोंग में चला जाएगा, ये सब भी तो हो सकता है। तो ये सब करना बेटर है। आप एग्जाम्पल देखिए ना, अमेरिका ने क्या किया? ये युद्ध था क्या? पैलेस गार्ड्स को मार डाला गया जो क्यूबन्स थे, ऑब्वियसली बाय इंटरनल पीपल। 4000 मैन पैड्स थे, एक फायर नहीं हुआ। स्मॉल आर्म्स 1-2 चला, फिर बंद हो गया, और प्रेसिडेंट को वहां से उठा के अपने देश लेके चले गए। उनको एग्जीक्यूट करने में 10 मिनट लगे। उसके पहले प्रिपरेशन किया, अगस्त से उनका फ्लोटिला वहां पे, देयर इज अ फ्लीट ऑफ अमेरिकन शिप्स जो वहां पे तैनात था, 4500 मरीन्स के साथ, ओके।
तो हमें भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए ना, कि हम लोग भी अब ये ढकोसला छोड़ दे कि नहीं नहीं हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, हम मित्र हैं, सौहार्द, भाईचारा वगैरह वगैरह, ये सब छोड़ दो। ट्रांजैक्शनल बनो, और जहां लगे कि देश हमारे खिलाफ है उसके अंदर घुस के टर्माइट बनो, उसको वो धुरंधर वाला वो करना चाहिए। दैट शुड बी द फोकस। और वही हम, आई थिंक वी आर बिगिनिंग टू रियलाइज कि वही करना चाहिए और वही हम कर रहे हैं। तो इसलिए हमें उतावला होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तथ्य के साथ बताया था कि ये जो नॉर्थ ईस्ट लेने का बांग्लादेश का ख्वाब है, चाहे अमेरिका यहाँ पे 8,000 टैंक भी उतार दे, वो होगा नहीं। इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल, नहीं कर पाएंगे। ओके। और दूसरा, जो अगर हमें लगता है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध करके कुछ करना चाहिए, कोई जरूरत ही नहीं है। $200 बिलियन मत खर्चो, आप $2-3 बिलियन खर्चो, अंदर से खोखला कर दो, उसको खत्म कर दो, तो वो बेटर है। और मुझे लगता है हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। आई थिंक द फोकस इज ऑन ट्रेड, द फोकस इज ऑन डेवलपमेंट, एंड द फोकस इज ऑन इंटरनल सिक्योरिटी, जहां पे हमारा बहुत बड़ा वीकनेस है। लोग ये भूल जाते हैं कि हमारा मेजर वीकनेस एक्सटर्नल नहीं है। Every civilization and every empire in the world always collapses from the inside. एक्सटर्नल थ्रेट से नहीं होता। युद्ध हारते हैं तो कोई बात नहीं, अब्सॉर्ब कर लेते हैं लॉसेस ना। इतना बड़ा देश है, एक युद्ध हार गया तो क्या हुआ, फिर लड़ लेंगे। देश रहेगा तब लड़ेंगे ना। तो अगर हमें कंसंट्रेट करना ही है तो इंटरनल सिक्योरिटी पे फोकस करना। और पहली बार मैं देख रहा हूं, एटलीस्ट मुझे आभास ऐसा आ रहा है कि हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी पे फोकस करना चालू कर चुके हैं। और इंटरनल सिक्योरिटी डजंट मीन लुकिंग आउट फॉर टेररिस्ट्स। इंटरनल सिक्योरिटी के बहुत सारे पहलू होते हैं। पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन, सोशल फॉल्ट लाइंस, रिलीजियस फॉल्ट लाइंस। इतना बड़ा देश है, इतने सारे धर्म है, इतनी जातियां हैं। ये जो फॉल्ट लाइंस है ना, इसको स्टडी करना, इनको अगर बाहर से कोई उकसा रहा है उसको खत्म करना, कॉन्डुइट्स ऑफ मनी उसको एकदम क्रॉस आउट करना, ये होना चाहिए हमारा पहला सबसे इंपॉर्टेंट लक्ष्य, जो ये 2026 में करेंगे। अगर इसको नहीं किया ना, अगर युद्ध स्टार्ट भी हो गया, कि पीछे से कोई हमारा कुछ कर देगा नुकसान, और हम उसको झेल नहीं पाएंगे, बिल्कुल झेल नहीं पाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है ये साल युद्ध होने वाला है। पाकिस्तान टूट सकता है, इस साल भी टूट सकता है, अगले साल भी टूट सकता है, 2028 में भी टूट सकता है। बांग्लादेश का वो जो टेक ओवर का वो सपना है, at least the areas where we have Sanatanis and we need to protect them, वो भी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए युद्ध की आवश्यकता है ही नहीं, और युद्ध का कोई इंसेंटिव है ही नहीं। फोकस इज ऑन डूइंग आईमेक, फोकस इज ऑन एक्वायरिंग वेरी क्वाइटली नेचुरल रिसोर्सेज इन साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। आप नोटिस करिए एक चीज, ये इनका स्ट्रेटेजी पेपर निकला था ना पेंटागन का, उसमें चाइना के ऊपर एक स्पेशल इतना मोटा एक पोथा निकाला है कि चाइना को कैसे रोका जाए और अगले 50 साल तक उसका थ्रेट कैसे निवारण किया जाए। ठीक है। इंडिया के ऊपर निकाला है क्या? नहीं। सब कॉन्टिनेंट पे कुछ कुछ लिखा है। इंडिया जो गयाना में घुस रही है, गयाना विद इट्स 11 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, एंड आवर ओएनजीसी एंड अदर कंपनीज आर ऑलरेडी देयर, एंड आई हियर टॉक ये अंबानी साहब का भी शायद वहां पे एक रिफाइनरी लगेगा, बिकॉज गायनीज एंड वेनेजुएलन ऑयल आर एक्सट्रीमली हेवी, दे वेरी हेवी क्रूड। तो उसको रिफाइन करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है ना, दो देश के पास है, इंडिया और चाइना। स्पेसिफिकली इंडिया, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफाइनरी इन जामनगर, एंड द रॉसनेफ्ट के साथ जो कोलैबोरेट करके दूसरा रिफाइनरी बनाया हुआ है, वो भी ये हेवी क्रूड प्रोसेस कर सकता है। और एक बंद पड़ा हुआ प्लांट है जो यूएस के पास है, विच इज ओन्ड बाय यूएस कंपनी कॉल्ड एलियट मैनेजमेंट, द प्लांट इज कॉल्ड सिटको। वो 2017 से बंद है, वो प्रोसेस कर सकती है। तो इस स्थिति में क्या हम लोग खींचातानी मारामारी करेंगे? नहीं, हम रिफाइन करेंगे। रिफाइनिंग के लिए आपको कितना मिलता है? $6 मिलता है सिर्फ रिफाइनिंग करने के लिए। $12 का वो बैरल पर बैरल प्राइस है, $6 मिलता है रिफाइनिंग के लिए। तो रिफाइनिंग से अच्छा मुनाफा मिलता है, लेकिन रिफाइनिंग इज नॉट द होल थिंग ना। क्रूड इटसेल्फ इज सो प्रॉफिटेबल, एक्सट्रैक्टिंग क्रूड। तो ये मिल बांट के खाने वाली बात है। सॉरी, ऑन अ लाइटर नोट मैं कह रही थी वेनेजुएला ऑयल भी हमें ही दे दे, हम रिफाइन कर देंगे, नो प्रॉब्लम, चीपर प्राइसेस। नहीं, वो मिल बांट के ही होगा। गायना में देखिए हमारा रिफाइनरी लगेगा, हमारा एक्सट्रैक्शन और एक्सप्लोरेशन भी चलेगा, और लगे हाथ वेनेजुएला का जो क्रूड है हम रिफाइन करके अमेरिका को ही दे देंगे। ले लो ना साहब, आप थोड़ा करो हम थोड़ा करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, दिस इज बनिया बुद्धि।
बट इन दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस मैं क्षत्रिय नहीं, मैं बनिए की तरह सोच के, अब मेरे ख्याल से वैसे ही करना चाहिए और वही हो रहा है। प्रधानमंत्री नवंबर की 14 तारीख शायद वो गयाना होके आए थे एंड लॉट ऑफ थिंग्स वर डिस्कस्ड एंड आल्सो रिमेंबर देयर वर certain people from the Trump administration who also had discussions with our other officials. So all these things have been discussed. क्यों गए थे वो गयाना? उनको पता था क्या कुछ कि ऐसा कुछ होने वाला है वेनेजुएला में? You remember Maduro was planning to attack Guyana. He had issued threats कि गयाना मैं ले लूंगा। तो एक तरह से मादुरो गया तो हमें क्या फर्क पड़ता है भाई? हमारे यहाँ पे कम्युनिस्ट लोग चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने दो। उनको तो वहां पे कोई मेयरल इलेक्शन में कम्युनिस्ट हार जाता है इनसे पेरू, वो उससे भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे रैलियां निकालते हैं। हमें वो नहीं, सब नहीं देखना है। हमें देखना है हमारे राष्ट्र का हित कहां पे है। आप आर्ग्यू कर सकते हो कि कुछ निजी उद्योग इसका ओवरवेलमिंग प्रोपोर्शन ऑफ बेनिफिट उनको मिल रहा है एज एंटरप्राइजेस, ये सब आर्ग्यूमेंट्स ठीक है, पर वो अलग है। मैं सिर्फ राष्ट्र के हिसाब से अगर देखूं तो बेनिफिट हमारा इसी में है ना कि बहती गंगा में हाथ धो लो, ले लो जो लेना है, क्योंकि अभी हम बढ़ते हुए देश हैं। जिस दिन 10 ट्रिलियन 12 ट्रिलियन का इकोनॉमी बन जाएगा ना, तो हमारा तेवर भी अलग होगा और हमारा डील करने का तरीका भी अलग होगा। अमेरिका को वो पता है। तो तब तक ये लोग हमें नीचे से, पीछे से, साइड से दबाने की कोशिश करेंगे। हमें उसको रेजिस्ट करना है एंड वी हैव टू फोकस ऑन इंटरनल सिक्योरिटी। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, कितना भी गुस्सा है, स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी हमने पिछले साल खो दिया। वी शुडंट हैव स्टॉप्ड। व्हेन बांग्लादेश ने जब ये सब इतना जो पहले हो रहा था ना, राइटिंग एंड ऑल ऑफ दैट, तब घुसना चाहिए था। वी डिडंट डू इट। अभी जो है, आई थिंक इट्स अ बिट टू लेट टू जस्ट स्टार्ट इट अगेन। सो बिकॉज इंटरनेशनल जो ओवरऑल स्थिति है, ओपिनियन है, उसके पक्ष में नहीं है। हाँ, हमारे पास प्रेसिडेंट हो गया। अमेरिका अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए देश में घुस के उसके राष्ट्रपति को निकाल सकता है। हम भी करेंगे। कौन रोके? मैंने पहले ही कहा था, कौन रोकेगा हमें? कोई नहीं रोक सकता। वो हम करने की स्थिति में हैं। सो दीज स्पेशल ऑपरेशंस आर बेटर यूजिंग लोकल फॉल्ट लाइन्स exactly the way the CIA works or the MSS of China works. That is better than engaging in open kinetic conflict, right? And I think our overall our establishment realizes it. और आप देखेंगे कि more or less there is congruence the way Mr. Shashi Tharoor thinks or Mr. Jaishankar thinks, the way Manish Tiwari thinks or the way Nirmala Sitharaman thinks. There are, ऐसा नहीं है कि हर चीज में हम लोग अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को। वो इलेक्टोरल है। We should not confuse electoral battle with national policy. राष्ट्रीय पॉलिसी एक होता है, एक राष्ट्रीय स्ट्रेटेजी होता है, एक राष्ट्रीय दिशा होता है। उसमें broadly there is consensus across political parties with the exception of the communists. वो तो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। तो इतना ही कह के मैं समाप्त करूंगा कि मुझे नहीं लगता है इन सब कारणों से या इंडिया के फेवर में है ये युद्ध करना, या इंडिया करेगा। वो इस साल नहीं करेगा। इस साल के अंत तक शायद कुछ और स्थितियां बने, जिसका मुझे अंदेशा है कि कुछ स्थितियां बन रही हैं जिसके कारण हमें शायद और कोई चारा ना बचे, शायद करना पड़े, ठीक है, या फिर पुलिस एक्शन करना पड़े बांग्लादेश में। इट इज हाईली लाइकली, बट इस वक्त और कुछ मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली जो आपने बताया। आई वाज गोइंग टू आस्क ऑन दैट सेम थिंग। There is, I think, some echoing. No, that's gone. No, there's nothing here. IMEC, जब आपने कहा ना कि we should give them an access, a route, so the IMEC exactly falls on that. I think this is a huge planning going on, and Yes. This is by the big top leaders being involved, and everything that you see in the world, maybe not now, maybe 5 years down the line, when we look back and we're like, oh my God, ये सब ने बैठ के ये बड़ा स्कीम बनाया था, and they are implementing it now in a big way. अच्छा, दो चीज और मैं बताना आपको चाहता हूं, मैं भूल गया। एक मैंने टर्म कॉइन किया है जिसपे मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूं, मैं उसको शेयर करूंगा दर्शकों से बाद में। टर्म है यूरिक, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, इंडिया, चाइना। यूरिक दुनिया के ये 4 सबसे बड़ी शक्तियां हैं। इसमें कोई दो राय है ही नहीं, अब बचा ही नहीं है कोई दो राय। यूरोप की शक्ति समाप्त हो चुकी है। कितना भी अब खर्च कर लें, वो जर्मनी करेगा 500 बिलियन 5 साल में, वो दे कांट कम अप लाइक दिस। ओके, ये 4 बड़ी शक्तियां हैं, ब्रिक्स नहीं, यूरिक, एंड दे विल, मार्क माय वर्ड्स, दे विल कार्व अप द वर्ल्ड। They'll carve up the world into their zones of influence, into confederations, EU-like confederations in each zone of influence. All right. और इधर, हाँ, इसमें आप जोड़ सकते हो यूरिकी
why is Israel, not Israel, Israel, which is the right way to say it, Greater Israel का plan बना है, and you will see a huge change in the Gulf maps going forward. You just mark my words. उसमें UAE का बहुत बड़ा हाथ रहेगा. UAE, Israel. The India, UAE, Israel anyway are in congruence along with the fourth partner, which is Singapore. Very small state, but extremely hard state and very important state. तो ये आप देख लीजिए, ये एक्सिस है. उधर ऊपर में रशिया, चाइना है, इस तरफ यूरोप और अमेरिका है, और नीचे स्टेट्स ऑफ द ग्लोबल साउथ, अफ्रीका, उधर लैटिन अमेरिका एटसेट्रा. तो ये पूरा जो विश्व है ये 4 भागों में बंटने वाला है. और उसके लिए क्या ये सब छोटी छोटी चीजों में हमें उलझने की कोई आवश्यकता ही नहीं. बिल्कुल सही जी. थैंक यू सो मच शमीक जी फॉर सच अ डिटेल्ड एनालिसिस एंड अ वंडरफुल एनालिसिस. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया. अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है. आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. ओम नमः शिवाय, जय हिंद.